नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, इससे पहले जो है 42 नंबर तक की क्लास हो चुकी थी। आज जो है ये क्लास किस नंबर की है? तो 43 नंबर की है। 42 नंबर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? तो चोल मंडलम को पढ़ा था। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। क्योंकि आज हम लोग दिल्ली शिल्प चक्र को पढ़ेंगे, जिसको एस्टेब्लिश करने का काम भी बहुत खास लोगों का रहा है। बहुत सारे सदस्य आते हैं, 5 लोग एक साथ आते हैं। आप जानते हैं दिल्ली शिल्प चक्र को एस्टेब्लिश करने के लिए तो इसमें बहुत खास काम, सूत्रपात का काम जो है यामिनी रंजन राय का रहा है। तो आइए इसे ढंग से देखेंगे। उसके साथ साथ BC सान्याल को हम लोग देख लेंगे। भावेश चंद्र सान्याल के साथ साथ जो है नाम आता है KS कुलकर्णी का। तो KS कुलकर्णी यानी कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी, इन्हें भी देखेंगे और कंवच कृष्ण को भी देख लेंगे। तो जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें हम लोग देखने का प्रयास करने चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट जो लिया गया, दिल्ली शिल्प चक्र, तो नई दिल्ली में है मूल रूप से। आप जानते हैं इसका सूत्रपात किसने किया है? तो यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है। यामिनी रंजन राय अगर 4 ऑप्शंस में देता है MCQs टाइप में, तो आपको यामिनी रंजन राय ही चूज करना है। अगला पॉइंट आता है कि दिल्ली शिल्प चक्र नई दिल्ली की स्थापना कब होती है? तो 1949 में मूल रूप से इसका सूत्रपात होता है। 1949 में इसकी स्थापना होती है। आगे अगर बात करें तो धनराज भगत और भावेश चंद्र सान्याल किस संघ के संस्थापक रहे हैं? संस्थापना किया तो दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना मूल रूप से धनराज भगत और भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा की जाती है। सूत्रपात यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है। आगे शिल्प चक्र के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो आप जानते हैं कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी। ये KS कुलकर्णी है, याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है, काम आगे देगा। तो KS कुलकर्णी ऐसे नाम लिखिए, कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी मूल रूप से दिल्ली शिल्प चक्र के अध्यक्ष बनाए जाते हैं। दिल्ली शिल्प चक्र के सचिव कौन बनते हैं? तो भावेश चंद्र सान्याल जी इसके सचिव बनते हैं। आप जानते हैं इसमें सदस्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 5 संस्थापक सदस्य होते हैं। उसके बाद KS कुलकर्णी, KH आर्यन, रामेश्वर बूटा, बहुत सारे नाम शोध आएंगे। कंवल कृष्ण आएंगे, दमयंती चावला आएंगे, BC सान्याल आएंगे, देवानी कृष्ण आएंगी, दिनकर कौशिक आएंगे, अनुपम सूद आएंगे, बहुत सारे नाम जुड़ेंगे। आगे अगर बात करते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि शिल्प चक्र के कितने संस्थापक थे? आप देखेंगे तो दिल्ली शिल्प चक्र के संस्थापकों की संख्या 5 रही है। याद रखना, 5 संस्थापक सदस्य रहे हैं। यामिनी रंजन राय का नाम हो या फिर आप देखेंगे तो क्या क्या नाम आ चुका है? इससे पहले भावेश चंद्र सान्याल का भी नाम आ चुका है, धनराज भगत का भी नाम आ चुका है। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य देख लीजिए। जैसे आप देखेंगे कि दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य कौन कौन से हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देख लीजिए, KS कुलकर्णी हैं, KC आर्यन है, रामेश्वर बूटा है, जया अप्पा स्वामी हैं, ब्रजमोहन भनोट हैं, BC सान्याल हैं, दमयंती चावला हैं, कंवल कृष्ण हैं, श्रीनिवास पंडित हैं, अनुपम सूद हैं, दिनकर कौशिक हैं, और उसके साथ साथ धनराज भगत हैं, अनुपम सूद हैं, दिनकर कौशिक हैं, देवयानी कृष्ण जी हैं, साथ में हर कृष्ण लाल हैं और जगमोहन चोपड़ा भी मूल रूप से दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य रहे हैं। तो दिल्ली शिल्प चक्र 1949 में एस्टेब्लिश होता है। सूत्रपात यामिनी रंजन राय के जो है द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष कृष्ण श्यामराव कुलकर्णी यानी KS कुलकर्णी बनाए जाते हैं और संस्थापक सदस्यों की संख्या 5 होती है। आप जानते हैं सचिव भावेश चंद्र सान्याल होते हैं। तो इतना डाटा अगर आप याद रखते हैं तो दिल्ली शिल्प चक्र जो है काम कंप्लीट कर सकता है। बस आगे थोड़ा सा सदस्यों के बारे में देख लें। जैसे पहला नाम आएगा BC सान्याल का। तो भावेश चंद्र सान्याल की अगर बात होगी तो 1902 में इनका जन्म होता है, 2003 में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे इनका जन्म होता है? तो 1902 में मूल रूप से असम में BC सान्याल का जन्म होता है। भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम होता है। अगर बात करें इनके कला शिक्षा की, तो कहाँ से कला की शिक्षा प्राप्त करते हैं? तो भावेश चंद्र सान्याल कला की शिक्षा मूल रूप से गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कोलकाता से प्राप्त करते हैं। गवर्नमेंट आर्ट स्कूल मूल रूप से कोलकाता इसके लिए जिम्मेदार होता है BC सान्याल को शिक्षा देने के लिए। आगे अगर बात करते हैं, क्लास नंबर 43 है, नोट डाउन कर लेना। आगे BC सान्याल का चित्रण माध्यम क्या था? तो तैल रंग और जल रंग में मूल रूप से इन्होंने चित्रण खूब अच्छे से किया है। हम लोग मूल रूप से एक बैच चलाए थे, कौन सा? आप जानते हैं बैच का नाम था क्या? फतेह, 148 फतेह। तो उसमें मूल रूप से लक्ष्य बैच था 148 फतेह, उसमें मूल रूप से क्लास नंबर 43 है। अगला पॉइंट कह रहा है कौन कलाकार, चित्रकार, मूर्तिकार, ग्राफिककार था? तो भावेश चंद्र सान्याल का संबंध कलाकार के रूप में रहा है, चित्रकार के रूप में भी रहा है, मूर्तिकार के रूप में भी रहा है और ग्राफिक कलाकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट होता है। वही है BC सान्याल जिनका कलकत्ता में मूल रूप से शिक्षा होती है, असम में मूल रूप से जन्म होता है, 1902 का सन होता है। आगे अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है कि मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर में किस पद पर रहे हैं? तो मियो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर वाले में मूल रूप से ये प्राचार्य के पद को सुशोभित कर चुके हैं। कौन? भावेश चंद्र सान्याल।
याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट, काम भी इंपॉर्टेंट है। भावेश चंद्र सान्याल ने एक स्टूडियो बनाया, तो सान्याल स्टूडियो के सदस्य कौन कौन बनते हैं? जब उसके सान्याल ने एक स्टूडियो बनाया तो सान्याल के स्टूडियो के सदस्य भी बहुत सारे बनेंगे, जिसमें कृष्ण खन्ना का भी नाम आएगा। आइए देख लेते हैं सान्याल स्टूडियो के सदस्य कौन कौन से रहे हैं। तो हर कृष्ण लाल रहे हैं, धनराज भगत रहे हैं, दमयंती चावला रहे, अमरनाथ सहगल रहे और कृष्ण खन्ना रहे। तो ये पांचों नाम सान्याल स्टूडियो के लिए जाने जाते हैं। सान्याल स्टूडियो किसने एस्टेब्लिश किया था? तो आप जानते होंगे भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा होता है। भावेश चंद्र सान्याल को बहुत सारी जो है उपाधियां भी मिलती हैं, बहुत सारे काम भी करते हैं। नेपाल सरकार के अंतर्गत ये सलाहकार भी बनते हैं 1955 में। साथ में आप जानते हो इनका उपनाम जो है शताब्दी पुरुष होता है। शताब्दी पुरुष भावेश चंद्र सान्याल का जो पूरा नाम होता है शताब्दी पुरुष होता है। शताब्दी पुरुष इसलिए होता है कि 1902 में इनका जन्म होता है, 2003 में इनकी मृत्यु होती है, तो 101 साल ये जिंदा रहते हैं, इसलिए इन्हें शताब्दी पुरुष कह के पुकारा जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो कहा जाता है बीसी सान्याल को नेपाल सरकार द्वारा कला सलाहकार के रूप में कब नियुक्त किया गया? तो 1955 ईस्वी में इन्हें कला सलाहकार के रूप में नेपाल सरकार के पास भेजा गया था। आगे बीसी सान्याल को पद्म भूषण किसके द्वारा दिया गया? तो आप जानते हैं पद्म भूषण पुरस्कार भारत सरकार देती है, तो भारत सरकार के द्वारा इन्हें मिलेगा। अगला पॉइंट आता है बीसी सान्याल को साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा कौन सा सम्मान मिला? तो साहित्य कला परिषद दिल्ली द्वारा इन्हें शील्ड पदक से नवाजा गया था, शील्ड से नवाजा गया था। बीसी सान्याल का उपनाम पूछा गया तो शताब्दी पुरुष इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनका 1902 में जन्म होता है, 2003 में इनकी मृत्यु होती है, तो मूल रूप से 101 वर्ष जिंदा रहते हैं, इसलिए इन्हें शताब्दी पुरुष भी कहा जाता है। काम भी बहुत खास खास इन्होंने किए हैं। काम में ये जो है कहीं पीछे नहीं रहे हैं। आप जानते हैं दिल्ली शिल्प चक्र के सचिव रहे हैं भावेश चंद्र सान्याल जी, तो नाम भी इंपॉर्टेंट है, काम भी इंपॉर्टेंट है, तब जाके ये बहुत सारे ख्यातियों से नवाजे गए हैं। आज आपको पढ़ना पड़ रहा है। अगला पॉइंट आता है लाहौर में लाला लाजपत राय की ब्रस्ट साइज की मूर्ति किसने बताई? तो ब्रस्ट साइज की मूर्ति मूल रूप से बनाने का काम भावेश चंद्र सान्याल का रहा है। आप जानते हैं भावेश चंद्र सान्याल चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, कलाकार भी हैं, ग्राफिक्स कलाकार भी हैं, तो मूल रूप से भावेश चंद्र सान्याल के ऊपर आपको चिंता नहीं करनी है कि क्या है, क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। ये जरूर पूछ सकता है किस कॉलेज में प्राचार्य के रूप में रहे, तो मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर कहना। अगर ये पूछा जाए कि भावेश चंद्र सान्याल नेपाल सरकार में कला सरकार जो है कला साहित्यकार के रूप में या फिर कला सलाहकार के रूप में कब जाते हैं, 1955 लगाना। अगर ये पूछा जाए कि इनका उपनाम क्या है तो शताब्दी पुरुष लगा लेना। कुछ प्रमुख चित्र हैं जिसे भावेश चंद्र सान्याल ने अपने हाथों से बनाए हैं, उन्हें देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना, काम आपका बन जाएगा। गोल मार्केट के भिखारी की अगर बात करें भावेश चंद्र सान्याल की रचना है। निजामुद्दीन के मेले की अगर बात हो तब भी आप भावेश चंद्र सान्याल ही लगाना, निजामुद्दीन मेला। गुमशुदा लड़की की अगर बात करें तब भी आप भावेश चंद्र सान्याल ही लगाना। राजस्थान की महिला की अगर बात हो तब भी आप भावेश चंद्र सान्याल लगाना। 3 महिलाओं की अगर बात होगी तो भावेश चंद्र सान्याल बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। हुमायूं का मकबरा भी भावेश चंद्र सान्याल की अच्छी रचनाओं में शुमार है। विश्राम करता सपेरा हो, बाल बधू हो, द वर्टिकल वुमेन की अगर बात करें तब भी ये चित्र मूल रूप से किसके द्वारा बनाया जाता है? भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया जाता है। वही भावेश चंद्र सान्याल जिनका जन्म मूल रूप से असम में होता है, 1902 में होता है और शिल्पी चक्र के सचिव जो रहे हैं। अगला पॉइंट क्या आता है? अगला चित्रण है इनका केस समारती अनावृत्ता। केस समारती अनावृत्ता रचना किसने बनाई? तो मूल रूप से केस समारती अनावृत्ता मूल रूप से जो चित्र बनाया गया भावेश चंद्र सान्याल के द्वारा बनाया गया। अगला पॉइंट आता है शिव मुखाकृति, तो ये रचना किसकी है? भावेश चंद्र सान्याल की है। और कपोत के साथ महिला, कपोत के साथ महिला जो चित्र है ये किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये भी भावेश चंद्र सान्याल की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। तो आप अगर इतना डाटा याद रखते हैं तो भावेश चंद्र सान्याल से हमें उम्मीद है कि अगर क्वेश्चंस बनता है तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, कहीं भी इफ बट नहीं रहेगा। तो भावेश चंद्र सान्याल आप जान गए होंगे, अच्छे से जान गए होंगे। 1902 में इनका जन्म होता है। मूल रूप से शिल्पी चक्र के ये सचिव बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे हम लोग नेक्स्ट कलाकार को देख लें। नेक्स्ट कलाकार का नाम होगा के.एस. कुलकर्णी। ये आपके सिलेबस में है, समसामयिक कलाकारों के रूप में जाने जाते हैं। के.एस. कुलकर्णी का पहले पूरा नाम देखिए, कृष्ण सामराव कुलकर्णी। कृष्ण सामराव कुलकर्णी, जन्म 1918, मृत्यु 1994। के.एस. कुलकर्णी का जन्म कहाँ हुआ? तो बेलगांव कर्नाटका में 1918 ईस्वी में इनका जन्म होता है। आगे अगर बात करें के.एस. कुलकर्णी की, तो के.एस. कुलकर्णी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई?
के.एस. कुलकर्णी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ होती है? तो पूना महाराष्ट्र इसके लिए जिम्मेदार है। पूना महाराष्ट्र में इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। आगे अगर बात करेंगे के.एस. कुलकर्णी की, तो के.एस. कुलकर्णी कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? के.एस. कुलकर्णी की अगर बात हो रही है तो कला की शिक्षा के लिए 1940 का सन आएगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स जिम्मेदार होगा। सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मूल रूप से के.एस. कुलकर्णी के लिए जाना माना कॉलेज होता है, तो वहीं से मूल रूप से 1940 में यह शिक्षा ग्रहण करते हैं। जन्म बेलगांव कर्नाटका में होता है, प्रारंभिक शिक्षा पूना महाराष्ट्र में होता है। जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में मूल रूप से 1940 में कला की शिक्षा ग्रहण करते हैं। आगे अगर बात करते हैं तो नाम क्या आएगा? के.एस. कुलकर्णी किस प्रकार के कलाकार हैं? के.एस. कुलकर्णी की अगर बात करें तो जैसे अभी आपने भावेश चंद्र सान्याल को देखा था, चित्रकार थे, मूर्तिकार थे, ग्राफिक कलाकार थे, तो उसी टाइप से के.एस. कुलकर्णी भी सिद्ध हस्त कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला पॉइंट आता है सन 1943 ईस्वी में कुलकर्णी कहाँ शिक्षक थे? तो अगर कुलकर्णी की बात होगी 1943 का सन होगा तो दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विद्यालय क्वेश्चन छप चुका है, ऐसे डबल स्टार के साथ रखिएगा। दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विद्यालय में मूल रूप से कला शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। जबकि आपने अभी भावेश चंद्र सान्याल को पढ़ा था तो वो मूल रूप से कहाँ पे शिक्षक बनाए गए थे? नहीं, प्राचार्य बनाए गए थे। प्राचार्य कहाँ बने थे? मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज लाहौर में मूल रूप से वो प्राचार्य के रूप में कार्य किए थे। कौन? भावेश चंद्र सान्याल। जबकि के.एस. कुलकर्णी तो आप जानते हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक कला विद्यालय में मूल रूप से शिक्षक के रूप में कार्य किए हैं 1943 में। आगे अगर बात करते हैं तो 1945 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम का सदस्य कौन था? त्रिवेणी कला संगम के कौन सदस्य बनाए जाते हैं? तो के.एस. कुलकर्णी 1945 ईस्वी में त्रिवेणी कला संगम के भी सदस्य बनते हैं। दिल्ली शिल्प चक्र के अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो अगर अध्यक्षता की बात होगी तब भी के.एस. कुलकर्णी का नाम सामने आएगा। अभी जस्ट हमने बताया था आपको कि दिल्ली शिल्प चक्र के जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं कृष्ण सामराव कुलकर्णी होते हैं, सचिव भावेश चंद्र सान्याल होते हैं, वही भावेश चंद्र सान्याल जिनका जन्म असम 1902 में होता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट और क्या आएगा के.एस. कुलकर्णी के लिए? तो के.एस. कुलकर्णी के लिए कहा जाता है कि के.एस. कुलकर्णी देश विदेश में कुल मिला के कितनी प्रदर्शनियां किए? तो लगभग 70 प्रदर्शनियों का आयोजन के.एस. कुलकर्णी ने किया है। कुलकर्णी कला संकाय बनारस में डीन पद पर भी रहे हैं। तो डीन कब बनाए गए बीएचयू में? मूल रूप से 1972 से 1978 तक ये कला संकाय के मूल रूप से कला संकाय के डीन रहे हैं, डीन। आगे अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट आता है के.एस. कुलकर्णी का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? तो श्रृंगार के लिए के.एस. कुलकर्णी बहुत फेमस होते हैं। श्रृंगार बहुत अच्छी रचना मानी जाती है के.एस. कुलकर्णी की। हालांकि बहुत रचनाएं हैं, संयोजन हो, पनघट हो, खेल हो, टोकरी लिए महिला हो, राधा कृष्ण हो, बैल हो, मास्क हो, कार्यरत हो, मोतीलाल नेहरू हो, अंतिम भोज हो, संजीव रेड्डी हो, बहुत सारी रचनाएं हैं। लेकिन के.एस. कुलकर्णी की जो प्रसिद्ध रचना मानी जाती है श्रृंगार मानी जाती है। स्मरणीय बिंदु बिल्कुल इसे याद लिख लीजिएगा, घोल की बिल्कुल पी जाना है। श्रृंगार रचना किसकी? के.एस. कुलकर्णी की। संयोजन के.एस. कुलकर्णी का। पनघट पर मूल रूप से पनघट पर रचना किसकी है? ये भी के.एस. कुलकर्णी की है। खेल की बात हो या फिर टोकरी लिए महिला की बात हो, राधा कृष्ण की बात हो, संजीव रेड्डी की बात हो, अंतिम भोज, लास्ट सफर की अगर बात हो तब भी आपको के.एस. कुलकर्णी ही लगाना है। कृष्ण सामराव कुलकर्णी। आगे मोतीलाल नेहरू की बात होगी तब भी आपको के.एस. कुलकर्णी लगाना है। कार्यरत की अगर बात होगी मोतीलाल नेहरू, कार्यरत, बैल, मास्क भी मूल रूप से अच्छी रचना मानी जाती है कृष्ण सामराव कुलकर्णी की। तो इतना क्वेश्चंस के.एस. कुलकर्णी से बन सकता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर लिए होंगे तो आराम से नोट डाउन कर लिए होंगे। बेलगांव में जन्मालाल जो कर्नाटका में पढ़ता है, 1918 में जिनका जन्म होता है, पूना में प्रारंभिक शिक्षा होती है, जे स्कूल ऑफ आर्ट से पढ़ाई करते हैं, 1940 में डीन पद पे कहाँ जाते हैं? तो आप जानते हैं डीन पद पे बनारस में कार्य करते हैं। उसके बाद मूल रूप से बहुत सारी रचनाएं करते हैं। किसके कला अध्यक्ष बनाए जाते हैं? ये अध्यक्ष बनाए जाते हैं शिल्पी चक्र के। शिल्पी चक्र कहाँ? नई दिल्ली वाला, 1949 वाला। तो इतना नाम अगर आप याद रखते हैं तो कृष्ण सामराव कुलकर्णी से काम आपका बन जाएगा। अगला पॉइंट आता है कौन सा? तो अगला कलाकार का नाम है कव्वज कृष्ण। कव्वज कृष्ण की अगर बात करते हैं 1910 में जन्म होता है, 1983 में मृत्यु हो जाती है। कव्वल कृष्ण का जन्म कहाँ? तो 1910 ईस्वी में मांटगोमरी, रावलपिंडी, पाकिस्तान। मांटगोमरी जिला, रावलपिंडी, पाकिस्तान में मूल रूप से कव्वल कृष्ण का जन्म होता है। कव्वज कृष्ण या कव्वल कृष्ण, बहुत सारे ऑप्शंस में बहुत सारे नाम रहते हैं, लेकिन कई जगह इन्हें कव्वल कृष्ण, कई जगह से कव्वज कृष्ण के रूप में दर्शाया गया है। आगे कौन कलाकार 1933 ईस्वी में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता से शिक्षा लेता है? तो गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स से मूल रूप से कव्वल कृष्ण शिक्षा लेते हैं। कब? 1933 में। क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा इसलिए इस टाइप से लिख दिया गया है, हालांकि सीधे क्वेश्चन से पूछा जाएगा गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कलकत्ता से शिक्षा किसने? तो कव्वल कृष्ण ने ली। आगे
कंवल कृष्ण ग्राफिक का अध्ययन किस देश से करते हैं? तो ग्राफिक कला का अध्ययन मूल रूप से पेरिस से करने जाते हैं, वही पेरिस जहाँ पे मूल रूप से 1930 ईस्वी में बाबा रविंद्रनाथ टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी लगी थी, वही पेरिस है। आगे, रक्षा मंत्रालय ने सन 1948 ईस्वी में कंवल कृष्ण के चित्र कश्मीरी युद्ध पर आधारित कितने चित्रों को खरीदा था? तो 60 चित्र एक साथ जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा खरीद लिया गया था। यंत्रालय लिखा हुआ है, इसे मंत्रालय कर लीजिएगा। आगे कहा जाता है कंवल कृष्ण का प्रिय माध्यम क्या रहा है? तो सफ़ेद माध्यम में ये चित्रण का कार्य ज़्यादा बढ़िया से करते थे, तो सफ़ेद के लिए जाने जाते हैं, बहुत बढ़िया से करते थे। कंवल कृष्ण के कलाकार पत्नी का नाम बताइए? तो कंवल कृष्ण की जो अर्धांगिनी होती हैं उन्हें देवयानी कृष्ण के नाम से जाना जाता है, देवयानी कृष्ण। अगला पॉइंट आता है, क्या आता है इनके लिए? तो अगला पॉइंट जो आएगा उसमें कहा जाता है इनके खास खास रचनाएं कौन कौन सी हैं। अगर रचनाओं की बात होगी तो रचनाएं कौन कौन सी आएंगी कंवल कृष्ण के लिए? तो इनकी रचनाओं में याकों का झुंड हो जाएगा। याकों का झुंड किसकी रचना? कंवल कृष्ण की। देवताओं का आवास, देवताओं का आवास अच्छी रचना मानी जाती है कंवल कृष्ण की। अच्छा, बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य, तो बर्फ पिघलते खेतों का दृश्य भी मूल रूप से कंवल कृष्ण का है, यानी कवच कृष्ण का है। नार्वे लैंडस्केप की अगर बात करते हैं तो नार्वे लैंडस्केप भी अच्छी रचना मानी जाती है कवच कृष्ण की। और केब मिनिस्ट्री की अगर बात करते हैं, केब मिनिस्ट्री की अगर बात करें तो ये भी रचना कवच कृष्ण के द्वारा ही चित्रित किया गया है। ऐसा दृश्य भी मूल रूप से कवच कृष्ण के द्वारा ही बनाया जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो पूछा जाता है जनाना रचना किसकी है? ये भी कवच कृष्ण की है। एक्सकेवेशन की अगर बात करते हैं, ये भी कवच कृष्ण की है। जबकि कश्मीर का युद्ध चित्र मूल रूप से किसने बनाया? तो कश्मीर का युद्ध चित्र भी कवच कृष्ण की बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है। अगर इतना नाम आप याद रखते हैं तो कवच कृष्ण से भी डाटा बन सकता है, जो भी बनेगा आपका हो जाएगा। पाकिस्तान से इनका क्वेश्चन बन सकता है कि जन्म कहाँ पे हुआ? पाकिस्तान में हुआ। अगले कलाकार को हम लोग पढ़ेंगे तो नाम क्या होगा? धनराज भगत होगा। धनराज भगत की अगर बात करते हैं 1917 से 1988 तक इनका कार्यकाल रहा। 1917 में जन्म, 88 में मृत्यु। कहाँ पे जन्म होता है? तो लाहौर में इनका जन्म होता है 1917 में। धनराज भगत नाम है, याद रखना। अगर शिक्षा की बात होगी तो शिक्षा वहीं मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर में प्राप्त करते हैं, जहाँ पे कौन अभी आगे वो था? तो आप जानते हैं कि जो मूल रूप से मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट्स में प्राचार्य रहे हैं BC सान्याल, उसी कॉलेज में मूल रूप से धनराज भगत ने शिक्षा प्राप्त की। आगे अगर बात करेंगे तो अगला पॉइंट आता है धनराज भगत किस कॉलेज में HOD थे? HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट की अगर बात होगी तो कॉलेज ऑफ आर्ट्स नई दिल्ली में HOD के रूप में धनराज भगत ने कार्य किया है। धनराज भगत किस कला में पारंगत थे? तो मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में धनराज भगत का ख्याति रहा है। मूर्तिकार और चित्रकार जैसे आप जानते होंगे DP राय चौधरी का रहा है, ऐसे मूल रूप से इनका भी रहा है। आप BC सान्याल को जानते हैं, BC सान्याल के साथ साथ KS कुलकर्णी को जानते हैं। लोग मूर्तिकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, ग्राफिक कलाकार भी हैं। जबकि इनका संबंध जो है धनराज भगत का रहा है मूर्तिकार और चित्रकार के रूप में। आगे कहा जाता है धनराज भगत किस शैली पर आश्रित मूर्तियां बनाए हैं? तो धनराज भगत मूल रूप से कौन सी शैली पर आधारित? घनवादी शैली पर आधारित मूर्तियां ज़्यादा बनाए हैं। याद रखना, डाटा इंपॉर्टेंट होता है। अगला पॉइंट आएगा कि धनराज भगत किस वाद से प्रभावित रहे हैं? तो यथार्थवाद के चित्रण को ज़्यादा अच्छे से किया है धनराज भगत ने। अगला पॉइंट आएगा धनराज भगत के लिए क्या? तो धनराज भगत को भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। हाँ, पद्मश्री अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड धनराज भगत को दिया जाता है। वही धनराज भगत जिनका जन्म 1917 में लाहौर में होता है। अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट कहा जाता है धनराज भगत को ललित कला अकादमी द्वारा कौन सा पुरस्कार मिलता है? तो ललित कला अकादमी के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, जबकि भारत सरकार इन्हें पद्मश्री देकर के सम्मानित कर देती है। धनराज भगत की प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं? तो अच्छी मूर्तियों में शुमार हैं। क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है बांसुरी वादक किसकी रचना है? तो बांसुरी वादक को मूल रूप से धनराज भगत के द्वारा ही बनाया जाता है। वही धनराज भगत जिनका जन्म 1917 में लाहौर में होता है। कास्मिक मैन की अगर बात होगी, ये प्लास्टर में बनाया गया है, धनराज भगत ने बनाया है। सितार वादक की अगर बात होगी, सीमेंट में बनाया गया है, धनराज भगत ने बनाया है। शिवा डांसिंग क्वेश्चन छप सकता है, शिवा डांसिंग भी मूल रूप से धनराज भगत की अच्छी रचना है। द किंग्स की अगर बात करें, ये लकड़ी माध्यम में बनाया गया है, मूर्ति है, अच्छी मूर्ति है। कवच कृष्ण ही धनराज भगत के द्वारा बनाया गया है। और घोड़े की नालबंदी अगर बात करें तो घोड़े की नालबंदी को चित्रित करने का काम, बनाने का काम, शिल्प देने का कार्य कंवल कृष्ण का रहा है, नहीं धनराज भगत कर रहा है यार। कंवल कृष्ण तो याकों का झुंड बनाते हैं, जनाजा बनाते हैं, एस्केप बनाते हैं, कश्मीर का युद्ध चित्र बनाते हैं। ये मूर्ति है धनराज भगत के द्वारा बनाई जाती है, घोड़े की नालबंदी। ठीक है, तो इतना डाटा था। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है, ये भी बताने का प्रयास किया गया है। फिलहाल हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।